व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम डे 5 में कैश फ्लो को कर देंगे बिल्कुल समाप्त। ठीक है, मतलब सारे बड़े क्वेश्चंस खत्म, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म। इसके बाद तुम कैश फ्लो का ना कहीं से कोई भी बड़ा क्वेश्चन उठा लेना, तुमको प्रॉब्लम आ नहीं सकती। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज कैश फ्लो में क्या क्या करना है। जल्दी से तुम अटेंडेंस लगा दो और फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, आ जाओ जल्दी से, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम कैश फ्लो। यहां तक हमने कर लिया था कल। अब ये हमारा अगला सवाल है जो तुम्हें बहुत कुछ नया फिर से सिखाएगा, और ये पोटेंशियली आखिरी सवाल है जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक और कराऊंगा अभी, बट ये तुम्हें सब खत्म हो जाएगा यहाँ से। तुम्हारा बिजनेस स्टडीज पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया अच्छे से? आज तो मुझे लगता है टाइम पे आ जाएगी वीडियो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज मैंने सुबह 9 बजे लगा दी थी शेड्यूल पे। अभी 10 ही बज रहे हैं, ये भी बना रहा हूँ। ये भी साथ साथ ही शेड्यूलिंग पे लगा दूंगा 11 साढ़े 11 तक। फिर जो पहले हो जाएगी प्रोसेस वो आ जाएगी। यूट्यूब ग्लिच करता है ना, टाइम लगाएंगे ही नहीं ज़्यादा। चलो सर, आओ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना देते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले क्या आता है बेटा? सबसे पहले आता है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आता है बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फिर आता है हमेशा की तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। सबसे ऊपर हमको क्या चाहिए होता है? सबसे ऊपर सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। उसके बाद हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं किस चीज की? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की। फिर हम पहुंच जाते हैं कैश जनरेटेड पे। इनकम टैक्स होगा तो इसके बाद माइनस कर देंगे, नहीं तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, देयर वॉज नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अशोक लिमिटेड। बोल रहा है अशोक लिमिटेड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिल्कुल नील है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बनाना ही नहीं है, जीरो। बहुत बढ़िया हो गया तो काम सर, बहुत ही बढ़िया हो गया। उसके बाद हमें बोल रहा है कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, नोट्स हैं। आपको बोल रहा है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ अगर ऑपरेटिंग नील है। लेकिन हम एक काम करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए ना बच्चों कि नील है, तो फिर आपको उस केस में ऑपरेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरीके से लिख के, मतलब इतना पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे नील लिख के सीधा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा रहा हूं आपको। ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में अगर दिया हुआ है कि नील है या एक एक्टिविटी का हो सकता है आंसर दिया हुआ हो, क्योंकि दो ही बनाने को आएंगी मेरे हिसाब से, तीनों नहीं आएंगी, बहुत बड़ा हो जाता है। तो दो ही एक्टिविटी बनाने को आएंगी, एक का आंसर दिया हुआ होगा तुमको, तो उसकी जरूरत नहीं है बनाने की। ठीक है, लेकिन ये हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में बना के चलते हैं। चलो, क्या क्या दिया हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बताओ। 11 से 19 हो गया, 11 से 19 हो गया तो इशू ऑफ शेयर्स 8 लाख लिख दे जल्दी से। अब तो हैबिट हो गई होगी। इशू ऑफ शेयर्स 8 लाख। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमेशा की तरह रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब एनपीबीटी, थोड़ी जगह रहेगी ना ऐसे बस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, जो भी होगा इसके अंदर, है ना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। अब देखो जैसे नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो नोट नंबर 1 में क्या क्या है? नोट नंबर 1 में बस P&L का बैलेंस है 160 माइनस 2 लाख। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 160 माइनस 2 लाख, 160 माइनस 2 लाख
40,000 रुपये नेगेटिव का आ जाएगा बेटा, है ना। 160 माइनस 2,40,000 नेगेटिव का आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स बच्चों 4 से 1 हो गए, डिवेंचर 4 से 1 हो गए, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया होगा। 4 से 1 हुए, इंटरेस्ट को बाद में देख लेंगे। 4 से 1 हुए अगर, तो हमने करा 3 लाख रुपए का पेमेंट। 4 से 1 हो गए तो हमने कर दिया 3 लाख का पेमेंट। इसको लिख दूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हमारे पास आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, उसके बाद बच्चों करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नोट नंबर 3 है। नोट नंबर 3 में बेटा ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ध्यान रखना, मैंने क्लास 1 में भी बताया था, ओवरड्राफ्ट को हमेशा लोन के तरीके से मानना है। बढ़ गया तो लोन ले लिया, घट गया तो लोन चुका दिया। हमेशा ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ लोन। ओके, याद रहेगा, ठीक है सर। ओवरड्राफ्ट देखो 230 से 250 हो गया, यानी 20,000 का हमने और ओवरड्राफ्ट ले लिया। 20,000 रुपए हमारे पास और आ गए। इसको यहां लिख देंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ लोन। ठीक है सर, ये भी हो गया। और क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको पता है एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, दोनों अलग अलग केसेस है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस तो ये दिया हुआ है, क्या एडजस्टमेंट है? देखो इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है, एडजस्टमेंट अगर नहीं है बच्चों, तो जो पिछले साल प्रोविजन बनाया था 270, इसको टैक्स पेड मानो, और जो करंट ईयर वाला है 190, इसको प्रोविजन मेड मानो, है ना। तो 270 का टैक्स पेड, 190 का प्रोविजन मेड। तो 190 तो प्रोविजन फॉर टैक्स, 270 का टैक्स पेड, ये कर लो माइनस 270 का टैक्स पेड, 190 का प्रोविजन मेड। ठीक है सर, ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स भी खत्म, लायबिलिटी खत्म। लो बच्चों, लायबिलिटी साइड पूरा खत्म, बढ़िया हो गया। ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट नया है, बाकी तो सब तुमने पढ़ा हुआ है। प्रोविजन वाला अभी तक ऐसा नहीं आया था जिसमें एडजस्टमेंट ना हो, तो ये आ गया। देखो तो इसमें क्या करना है, प्रीवियस और करंट, समझ गए? परफेक्ट, हाँ सर। अब आओ एसेट पे, यहां है नई चीज, ये है नई चीज, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में बच्चों आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब समझाता हूं। सबसे पहले ये समझ लो बेटा, इसमें कभी भी ये नेगेटिव साइन लगा हुआ हो ना, तो इसका तुम्हारे कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कैश फ्लो में ये पॉजिटिव ही यूज होगा, मतलब आपको वही देखना है कि क्या डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इस नेगेटिव साइन को आपको हमेशा इग्नोर करके चलना है। नेगेटिव साइन का आपके कैश फ्लो से कोई भी लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये नेगेटिव क्यों लगता है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा सर, हाँ अब समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो इसको समझने के लिए इधर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक कैमरा है, ये कैमरा कितने का लिया मैंने, 2 लाख रुपीस का। तो मैं एसेट अकाउंट में इसको कैसे लिखूंगा, क्या मैं एसेट अकाउंट में इधर लिखूंगा टू बैंक, जब भी हम नया एसेट खरीदते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर अब इस पे डेप लग रहा है, इसका डेप फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए हर साल का है, तो हमने यहाँ पे लगाया डेप बाय डेप्रिसिएशन, वैल्यू आ गई 50। उसके बाद मैंने इसका बैलेंस निकाल दिया, बैलेंस कैरिड डाउन, वैल्यू आ गई 150। ये मेरा साल खत्म, ठीक है। फिर अगला साल शुरू, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू आ गई 150। फिर इस पे डेप लगा बाय डेप्रिसिएशन, फिर से 50। सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो सेम डेप्रिसिएशन लगता है ना। अब क्या बैलेंस आएगा, बैलेंस बचा 1 लाख,
उसके बाद फिर मैंने ब्रॉट डाउन करा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए, फिर इस पे डेप लगाया 50, और इस साल के लास्ट में मैंने इसको 20,000 में बेच दिया। साल के लास्ट में बच्चों मैंने 20,000 में बेच दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग बैलेंस, ये डेप बिकता है तो इधर ही लिखते हैं, बाय बैंक मैंने 20 में बेचा, तो 1,00,000 में से ये हटा दूं तो बाय P&L कितना लॉस आ गया, 30,000 का लॉस आ गया, और क्लोजिंग कोई बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही कैमरा था, वही बेच दिया, है ना। तो आपने ये तो सीखा हुआ है कैश फ्लो में, एसेट अकाउंट ऐसे ही तो बनाते हो भाई। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग बैलेंस, बाकी डेप लगता है, सेल होती है, लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर, फिर कोई डिफरेंस निकला तो परचेज आ जाता है। ऐसे ही तो करते हो, यही तो सीखा तुमने। तो सिंपल एसेट अकाउंट तो ऐसे ही बनता है सर, क्लास 11th में भी यही सीखा था। लेकिन इस एसेट अकाउंट की कुछ खास बातें हैं बच्चों। क्या खास बात है बेटा, एसेट शुरू में 2,00,000 का था, अगले साल 150 हो गया, अगले साल 1,00,000 हो गया। यानी एसेट जो है वो बुक्स में अपनी कॉस्ट पे नहीं चल रहा, कॉस्ट उसकी ये थी, दिस इज द कॉस्ट। एसेट जो है हर साल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी एसेट अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। सर ऐसा क्यों? इस एसेट की जो कॉस्ट है वो हर साल कम क्यों होती जा रही है? कम कर रहा है बच्चों डेप्रिसिएशन इसको। देखो 2,00,000 में 50 डेप तो 150 बचा, 150 में 50 डेप तो 1,00,000 बचा। यानी एसेट की कॉस्ट को जो कम करता है वो डेप्रिसिएशन होता है। जो कम करता है वो कौन होता है? डेप्रिसिएशन। क्या यहां तक बात समझे कि जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली तो ऐसे बनता है, कॉस्ट लिखी, डेप माइनस करा, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी, डेप माइनस करा, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, फिर वैल्यू लिखी, डेप माइनस करा, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। नॉर्मली ऐसे चलता है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि हमें हमारे एसेट को इस पे रखना है, हम नहीं चाहते WDV। हम क्या चाहते हैं कि हमारा एसेट किस पे चलता रहे? हमारा एसेट बस कॉस्ट पे चलता रहे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेप ना लगे भाई। किसी भी एसेट को यूज करोगे, एसेट को प्रयोग करोगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना भाई। लेकिन अगर कॉस्ट पे रखना है तो हमने बोला इन्हें अलग अलग कर दो। डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में रखो और एसेट को एक सेपरेट अकाउंट में रखो। अगर मैं अलग अलग कर दूं तो मुझे एसेट कॉस्ट पे ही चलता रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग लिख रहा हूं मैं। इस अकाउंट में जब दोनों रखे तो डेप्रिसिएशन ही तो कम कर रहा है एसेट को, कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई? अगर यहां पे 50 होता ही ना तो ये 2,00,000 ही रहता ना, यहां पे भी रहता है नहीं रहता? ये 50 लगा इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई ना। अब तुम्हारे से कोई पूछे क्या सर एक्चुअल में वैल्यू कम नहीं हुई? हो रही है, एक्चुअल में तो कम हो रही है, लेकिन अकाउंट्स में नहीं होगी अगर डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर अलग हो जाएगा तो अकाउंट्स में वैल्यू कम नहीं होगी, समझे? तो कैसे करेंगे? देखो टाइसन जी आप इधर आ जाओ, बाहर मत जाओ, बहुत ठंडा है बाहर। देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अरे यहाँ आ जा, बैठ जा आके, पढ़ाने दे, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तू भी सीख ले। ये इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तू भी सीख ले। देखो बच्चों अब बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। तुमने एक बार ये समझ लिया ना, कहीं से सवाल आ जाए तुम प्रॉपर तरीके से कर लोगे। यही अकाउंट बनाऊंगा, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है? अब हमने क्या बोला? हमने बोला एसेट का घर अलग कर दो और डेप्रिसिएशन का घर अलग कर दो। डेप्रिसिएशन के घर के नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? देखो टू बैंक बी लिख रहा हूं, अब चलेगा ना? कितने का खरीदा? 2,00,000 का। कितने का खरीदा? 2,00,000 का। ये काम हो गया, ये काम हो गया। फिर क्या होगा? पूरे साल यूज करा तो डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप नॉर्मली इसी अकाउंट में लगता था, लेकिन इस बार इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। यहां लिखूंगा डेप्रिसिएशन। कितना डेप हो गया? 50। पहले साल का काम खत्म। बैलेंस निकाल दे, निकालो बैलेंस। बाय बैलेंस 2,00,000 माइनस 0, 2,00,000 का ही बैलेंस आ गया। देख साल खत्म हो गया, अगले साल ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट फिर से 2,00,000 पे ही चल रहा है। देखो एसेट फिर से 2,00,000 पे चल रहा है। यहां पे कितने पे चल रहा था? 1,50,000 पे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इसको कम कर देता था, इसमें से ये माइनस हो जाता था तो ये वैल्यू आ जाती थी। इस बार तो इसका घर ही बदल दिया,
तो डेप्रिसिएशन को अलग ही लिख के चल रहा हूं मैं, इधर बैलेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, इसको नीचे ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 50 का डेप अलग हो गया। अब कोई तुम्हारे से वैसे ही पूछ ले कि इसकी आज वैल्यू कितनी है, तो इस 2 लाख में से ये 50 माइनस कर देना। 2 लाख माइनस 50, 1.5 लाख इसकी आज की वैल्यू है। बस ये अकाउंट सामने दिखा रहा था, इसमें अलग अलग है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगले साल फिर डेप लगा 50, फिर से यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा, तो यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन 50। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस अकाउंट में 50 और 50 2 लाख का 2 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया? भाई 50 पिछले साल का था, 50 इस साल का है, 1 लाख टोटल इकट्ठा हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, फिर इसको कर दो ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया हमने 1 लाख। अब यहां देखो फिर से कुछ नहीं हुआ, तो बाय बैलेंस फिर से कितना रहा 2 लाख। ठीक है, अब हम फिर से ब्रॉट डाउन कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। अब यहां से आपको कैश फ्लो में दिया होता है, तो मैं कैश फ्लो में ना ये वाला काम करना है, यहां से, ये जो मैं आपको यहां सिखाऊंगा, कैश फ्लो में बस ये वाला काम करना है। आपको क्या दिया होगा, आपको 2 बैलेंस दिए होंगे। कौन कौन से बैलेंस दिए होंगे? एक तो दिया होगा एसेट का, एसेट का बैलेंस क्या है समझ गए, इसका मतलब वो एसेट की कॉस्ट है। और एक बैलेंस दिया होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो क्या है वो भी समझ गए। एसेट का बैलेंस कहां पे लिखोगे? डेबिट साइड। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली ये क्या है? ये यही तो है भाई, बस ये सिंपली माइनस हो चुका है, इसमें अलग चल रहा है। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख ही तो आएगा, यही तो है या ना? अब समझो मेरी बात को। अब अगर इस साल करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन लगा तो कहां लगेगा? जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा वो कहां लगेगा? सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो इधर ही लगना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डेप अकाउंट। कितना डेप लगेगा? 50। बाय डेप अकाउंट कितना डेप लग गया बच्चों? 50। ठीक हो गया। अब हमने जब मशीन को बेचना है तो मशीन का सेल तो इधर ही होता है, एसेट अकाउंट में ही होता है सेल। तो हम यहां पे क्या लिखते थे? बाय बैंक जितने की मशीन बिकी, कितने की बिकी थी ये? 20,000 रुपए की। फिर हम लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन बच्चों इस बार तो डेप यहां लग ही नहीं रहा। डेप तो कहां लग रहा है? इस घर में लग रहा है, तो यहां डेप नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि भैया इस 2 लाख पे जो भी टोटल डेप लग चुका है वो सारा यहां ले आओ, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, ये आज की वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो कॉस्ट है। इस कॉस्ट में से इसका सारा डेप माइनस होना चाहिए। सारा डेप कितना है? 1 लाख और 50,000। ये करंट ईयर का डेप यहां लग चुका है 150। ये 150 बच्चों यहां से जाएगा कहां? एसेट अकाउंट में। ये 150 कहां जाएगा? एसेट अकाउंट में। ये इधर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप के नाम से। कितना? 150। बस ये ध्यान रखना, यहां से टोटल डेप निकलेगा, इधर ट्रांसफर होगा, अब लॉस निकाल दो, हो गया काम। 2 लाख में से 170 हटा दो, 30,000 का लॉस आ गया। देखो वही आया, सेम वही आया, नहीं आया? देखो यहां भी 30 का लॉस आया था, यहां भी 30 का लॉस आया। बस फर्क क्या है बच्चों? फर्क इतना सा है कि जब सेल होगी ना, तो सेल के टाइम पे इसका जीवन भर का डेप यहां से उठाना पड़ेगा और इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझे? लेकिन इतना डिटेल्ड में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोटा सा शॉर्ट नोट बनवा रहा हूं, उसको फॉलो कर लेना बस, दैट इज इट। शॉर्ट नोट बनाओ। एग्जाम में अगर आपको 2 बैलेंस दिए हुए हो तो एसेट अकाउंट भी बनाओगे। क्या बनाओगे? एसेट अकाउंट। एक बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, एक बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, एक एसेट अकाउंट बनाओगे, एक प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाओगे। एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। सेम जो काम पहले होता था, सेम, कुछ भी बदल नहीं रहा हूं, सेम चल रहा है जो पहले होता था। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग इधर आएगा। क्यों आएगा तुम समझ गए ना? अभी तुमको दिखाया मैंने ऊपर कैसे बैलेंस इधर निकलता है फिर इधर ब्रॉट डाउन होता है। इसका क्लोजिंग इधर आएगा।
ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग आ गया बेटा। अब एक बात बताओ, जब सेल होती थी तो यहाँ पे क्या क्या आता था सर? जब सेल होती थी तो यहाँ पे आता था बाय बैंक, बाय डेप, बाय P&L। ये तीन चीजें आती थी, तीन तो चीजें आती थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। सर यहां क्यों नहीं आएगा? बेटा जब डेप्रिसिएशन का घर ही अलग कर दिया तो डेप्रिसिएशन वहीं लगेगा ना। जब घर अलग कर दिया तो डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, ये ध्यान रखना। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर जाके प्लस होगा, ये ध्यान रखना। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बेटा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर जाके प्लस होगा। ये वो है जो डेप यहां लगता था वो यहां लगेगा। अब जब मशीन बिक रही है तो ये मशीन तो अपने कॉस्ट पे है ना बच्चों, ये मशीन तो अपने कॉस्ट पे है, तो इसका जीवन भर का डेप्रिसिएशन क्या यहां ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये तो सेल है, जीवन भर के डेप को बोलेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे आएगा, ये कहां से आएगा? ये प्लस करके इधर ट्रांसफर होता है टू एसेट अकाउंट। ये होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जमा करा हुआ डेप्रिसिएशन, और यही यहां पे ट्रांसफर हो जाता है एज इट इज। फिर लॉस निकल जाएगा, प्रॉफिट आया तो इधर आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। फिर परचेज निकाल लो यहां पे, ये आपकी परचेज है। सब कुछ सेम है बच्चों, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज बदलेगी। एक चीज क्या बदलेगी? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां लगेगा यहां की जगह, और फिर जीवन भर का डेप तुम्हें ट्रांसफर करना आना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप यहां से यहां, ये तुम्हें आना चाहिए बस। सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। दो चीजें दिमाग में रख लेना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां लगेगा यहां की जगह यहां। फिर जो मशीन बिकी है उसका टोटल डेप यहां से निकाल के यहां। अब ये कैसे निकला? ये बैलेंस में निकला, ये प्लस करके ये माइनस करना है, ये आएगा। ये दोनों प्लस करे, ये माइनस करा, ये बैलेंस में निकाला है मैंने। किस में निकाला है? बैलेंस में। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ये दे दे, एक्यूमुलेटेड डेप दे दे, तो ये निकाल लेना बैलेंस में। ये इधर तो जाएगा ही, इधर भी आएगा, फिर ये बैलेंस में निकाल लेना। इन दोनों में से एक चीज देगा। फिर से जैसे प्रोविजन में 4 में से 3 चीज देता था ना, इसमें भी 4 में से 3 चीज देगा। ये और ये तो पक्का देगा, इन दोनों में से कोई भी एक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, करंट ईयर का डेप है तो वो यहां आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप है तो वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, क्योंकि ट्रांसफर तो होना ही है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन से क्लैरिटी दूंगा, स्क्रीनशॉट लो। सही हो गया। अब देखो हमारे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे वाले क्वेश्चन में प्लांट मशीनरी भी है, एक्यूमुलेटेड डेप भी है। आओ शुरू करते हैं, यही कर ले काम, यही कर लेते हैं। प्लांट मशीनरी का बैलेंस लिखता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस लिखता हूं। देखो तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। प्लांट मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप कितना कितना है सर? ये है 1170 1630, 1170 1630। बच्चों बैलेंस लिखा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप कितना है? 1170 1630 ही हो चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप कितना है? 70 और 31। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, उसका कोई काम नहीं है। 70 और 31, 70 और 31। लो भाई, अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है इन दोनों में से, ठीक है। बाकी सब एडजस्टमेंट में देखेंगे। सब एडजस्टमेंट में देखेंगे भाई। इतना तो कर लोगे, बोलो बैलेंस तो लिख लोगे। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, इसका इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, इतना कर लोगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट तुम्हें बहुत क्लैरिटी देगी। सर एडजस्टमेंट है क्या? लो सर, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 60,000 है। अब एक बात समझो, देखो इस तरीके से बैलेंस दिए हुए थे ना भाई। तुम्हारी बुक्स में क्या दिया होता है? देखो तुम्हारी बुक्स में जो वैल्यू दी हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो ये दी हुई है 15 लाख 11 लाख। यही तो वैल्यू दी हुई है तुम्हारी बैलेंस शीट में। अगर तुम ध्यान से देखो तो चलो नोट्स है, नोट्स तो और ब्रीफ कर देते हैं। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, राइट। बैलेंस शीट में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है वो 15 और 11 दिया हुआ है। दिया है या नहीं दिया हुआ है?
तो ये 15 और 11 क्या है? ये 15 और 11 है बच्चों कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि ये वो वैल्यू है जिसमें से जीवन भर का डेप माइनस हो चुका है। समझे? तो बुक वैल्यू का मतलब समझे? अगर कॉस्ट बोलता तो ये वैल्यू की बात कर रहा था, बुक वैल्यू की बात कर रहा है तो इस वैल्यू की बात कर रहा है। बुक वैल्यू कौन सी होती है? बुक वैल्यू कौन सी होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो बुक वैल्यू है ना? देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 60 है, जिसका बुक वैल्यू कितना है? 60 है। ये बुक वैल्यू कैसे आया होगा? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू आता है, ठीक है? ये 60 है। आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है या फिर ये सिर्फ इस मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? बच्चों ये जो अगर ऐसा लिखा हो ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, स्पेशली प्रोवाइडेड शब्द लिखा हो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, इसका मतलब सिर्फ इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सिर्फ इस मशीन का, यानी इस मशीन पे 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा होगा तो इसकी कॉस्ट 80 होगी। ऑल्दो हमें कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है कॉस्ट से, लेकिन तुम्हें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि बुक वैल्यू 60 है। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट में से पूरे जीवन का डेप माइनस करके। तो 80 में से 20 हटा होगा तभी तो 60 आया होगा, है ना? और ये वाली मशीन हमने 6,000 के लॉस पे बेच दी, तो इसमें से 6,000 का लॉस माइनस करो लॉस, 6,000 के अगर मैंने इसको लॉस पे बेची तो 54 में बेची होगी। ये कितने में बेची होगी? 54 में। ये आपको ध्यान से समझना है बेटा। अब एग्जाम में ना इस क्वेश्चन में दो केस होते हैं। दो केस कौन से होते हैं? इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं और यहां बुक वैल्यू की जगह कर दूं कॉस्ट, अब मशीन ऑफ द कॉस्ट 60,000, फिर वो आपको ये वैल्यू दे रहा है। फिर आप क्या करोगे? 60 जिसका एक्यूमुलेटेड डेप माइनस 20, फिर ये कितने की हो जाएगी? 40 की, जिस पे 6,000 का डेप, तो आप ये 34 की बेचोगे। सेल वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो यहां पे दो केस बन सकते हैं बेटा। अगर उसने बोला अ मशीन ऑफ द बुक वैल्यू, फिर आप इस केस को मानोगे। अगर उसने बोला अ मशीन ऑफ द कॉस्ट, फिर आप इस केस को मानोगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है। बस यही बच्चा गलती करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। तो ध्यान रखना, अगर बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू मतलब ऑलरेडी उसमें जीवन भर का डेप माइनस हो चुका है, आप सिंपली उसमें प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करोगे, बस। बुक वैल्यू मतलब ये है, ओके। और अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट में से पहले एक्यूमुलेटेड डेप माइनस होगा, फिर आगे की बात होगी। हो गया स्क्रीनशॉट इसका? डन। चलो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा बेटा, एक दो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, ओके। अब देखो हमें फिलहाल क्या है, हमें फिलहाल ये पता है कि जीवन भर का डेप 20 लगा है, 54 में हमने बेची है और 6,000 का लॉस है। 54 में हमने बेची है, 6,000 का लॉस है। चलो सर 54 में हमने बेची है, 6,000 का लॉस है। लो जी, बाय बैंक 54 में हमने बेच दी, 6,000 का लॉस है, 20,000 इसका जीवन भर का डेप है, यही 20,000 यहां भी आता है। देखो मैंने बस जगह फिल कर दी सारी की सारी, प्रॉफिट आया नहीं तो ये तो आना नहीं। देखो सारी की सारी जगह फिल कर दी भाई, ओपनिंग क्लोजिंग तो डायरेक्ट गिवन था, ठीक है। 54 हमने निकाल दिया, लॉस हमने निकाल दिया, ये दिया हुआ था प्रोविजन। अब अगर प्रोविजन दिया हुआ है तो करंट ईयर का डेप निकाल लो बैलेंस में। सर करंट ईयर का डेप कितना आ जाएगा बैलेंस में? 130 और 20 कितना? 150, 150 माइनस 70, 80,000 का करंट ईयर का डेप आ गया बेटा, ये मैंने बैलेंस में निकाल दिया। अगर ये क्वेश्चन में मुझे ये दे देता कि करंट ईयर का डेप 80 है, फिर मैं ये निकाल लेता बैलेंस में 20, खत्म भाई, खत्म। और कुछ है ही नहीं बच्चों। इन चार में से तीन चीज दी होगी, या तो करंट ईयर का डेप दिया होगा या ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप दिया होगा, समझे? पोस्टिंग कर लें। अब देखो बैलेंस तो कहीं जाएगा नहीं, ना ये बैलेंस जाएगा, ना ये बैलेंस जाएगा, ना ये बैलेंस जाएगा, ना ये बैलेंस जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप ऑलरेडी दो जगह जा चुका है, यहां भी चला गया 20,000, यहां भी चला गया 20,000, तो क्या बचा? सर एक तो सेल, 54 की सेल, परचेज अभी निकालते हैं, 54 की सेल
80,000 का डेप्रिसिएशन और 6,000 का लॉस। पहले तो यही लिखें, 54 की सेल, 80 का डेप्रिसिएशन और 6,000 का लॉस। आओ जी, 54 का तो बेटा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो भी था, 80,000 का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और 6,000 का लॉस वो भी ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 6,000 ये भी ऐड करेंगे। अब परचेज निकालनी है मुझे, परचेज निकाल लेते हैं। परचेज, जरा परचेज निकलवाओ, कितना आएगा परचेज, ये टोटल करो। 16,30,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000, 17,10,000 का तो ये टोटल हो गया। 17,10,000 में से 11,70,000 माइनस कर दो सर, 5,40,000 की परचेज निकल आई। 5,40,000 की परचेज निकल आई, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। 5,40 की परचेज, उसको यहाँ लिख दो 5,40, ये माइनस में आ गया। दिस इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। समझे? बस ये होता है यार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और कुछ भी नहीं है। बस डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में, वहां से प्रोविजन निकालो, प्रोविजन इधर ट्रांसफर करो, बाकी सब सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वीडियो 2-3 बार देखेगी तब जाके क्लैरिटी आएगी, देखनी पड़ेगी। ओके चलो सर, उसके बाद गुडविल है। गुडविल 170 से 280 बढ़ गया, 170 से 280 बढ़ गया। 1,10,000 की गुडविल खरीद ली, 1,10,000 की गुडविल खरीद ली। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कम हो जाता तो राइट ऑफ, सबसे ऊपर जोड़ते फिर हम इसको। लो सर, टेंजिबल एसेट भी खत्म, इनटेंजिबल एसेट भी खत्म। अब आ जाओ करंट एसेट्स में। बेटा करंट एसेट्स में इस बार एक खास बात है, ध्यान रखना। इस बार करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक दिया हुआ है। ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, आपको डे 1 पे मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या लिखवाया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा लिखा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिया होगा, वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट मानते हैं। ओके, तो बस रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स कितने हैं? 410 से 390 हो गए, 20,000 से कम हो गए। 20,000 से कम हो गए तो हम ऐड कर देंगे, हम करेंगे ऐड, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, 20,000 ऐड कर दो। यहां पे लिखेंगे ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, बस 20,000 है, सीधा बाहर लिख रहा हूं, एक ही चीज है। ठीक हो गया सर। अब क्या बचा मेरे पास? अब बस हमारे पास इंटरेस्ट बचा डिवेंचर पे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट बच गया बेटा, बस ये तो सब हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, इनको भी देख लेंगे। ये सब हो गया। 8% डिवेंचर, डिवेंचर 4 लाख से 1 लाख हुए हैं। लो सर, डिवेंचर बच्चों 4 लाख से 1 लाख हो गए। अच्छा जी, शुरू में लास्ट में 4 लाख से डिवेंचर 1 लाख हो गए। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो डिवेंचर्स हैं भाई 4 से 1 हुए तो 3 लाख का तो पेमेंट हो गया ना। वो पेमेंट कब हुआ? बोल रहा है 1 जुलाई पे। कब हुआ? 1 जुलाई पे। 1 जुलाई का क्या मतलब हुआ? यानी यहाँ पे 1/7 पे। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने तो लोन 4 लाख ही रहा। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख पे 8% और 3 महीने, एक तो ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 4 में से 3 का, तो यहाँ से यहाँ तक 1 लाख रहा लोन। 1 लाख पे 8% और 9 महीने, कितना आ गया? 1 लाख पे 8% और 9 महीने, 4 लाख पे 8%
4 लाख पे 8% और 3 महीने, ये तो आ गया 8,000। और 1 लाख पे 8% और 9 महीने, ये आ गया 6,000। दोबारा देख लूँ, 4 लाख पे 8% और 3 महीने, ये आया 8,000। और 1 लाख पे 8% और 9 महीने, ये आया बच्चों 6,000। तो 8 और 6 14,000 रुपये का इंटरेस्ट बैठता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात समझ में आई क्या? डिबेंचर रिडीम हुए 3 महीने बाद, तो 3 महीने तो पूरे 4 लाख पे, फिर रिडीम हो गए तो 1 लाख बचे अगले 9 महीने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000 रुपये आया। 14,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000 रुपये, जेब से पैसा गया, इधर गया नीचे माइनस ऊपर प्लस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 14,000 रुपये, यहाँ पे आपने कर दिए प्लस। अब देखो जरा बड़े ध्यान से, सर ना तो कोई ट्रांसफर टू रिजर्व आया, ना कोई इंटरिम डिविडेंड, ना कोई प्रपोज डिविडेंड, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस प्रोविजन फॉर टैक्स आया, वो हमने लिख दिया। तो 190 माइनस 40 150 आ गया एनपीबीटी। एनपीबीटी कितना आ गया? 150। तो 150 बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 150। ठीक है, अब बस जल्दी जल्दी से ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करो। 150 प्लस 80 प्लस 6 प्लस 14, तो 250 तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 250। 250 प्लस 20 कितना आ गया? कैश जनरेटेड 270। 270 माइनस 270, तो ये तो हो गया नील। ये तो क्वेश्चन ने हमें वैसे भी बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नील है, वही आया नील, राइट, नील था। ये तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कराया। अगर हम ये सब ना भी लिखते, खाली नील लिख के अगले 2 एक्टिविटीज करते, तब भी पूरे नंबर मिलने थे। चलो सर, अब बात करते हैं बाकी। सर ये सेल करा पैसा आया, परचेज करा पैसा गया, तो 54,000 प्लस का है, माइनस 5,40,000 माइनस 1,10,000, तो 596 नेगेटिव का आ गया। 596 नेगेटिव का आ गया बेटा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इशू करा पैसा आया, रिडीम करा पैसा गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा पैसा आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करा पैसा गया। 8 लाख प्लस के, माइनस का 3 लाख, प्लस का 20,000, माइनस का 14,000, 5,06,000। 5,06,000 बच्चों पॉजिटिव आ गया। 5,06,000 हमारा पॉजिटिव आ गया। तो अगर अब हम ए प्लस बी प्लस सी करें तो क्या वैल्यू बनता है? 596 माइनस का था और प्लस का 5,06,000, 90,000 रुपये माइनस के आ रहे हैं। 90,000 रुपीज बेटा माइनस के आ रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 90,000 माइनस का आ रहा है। इसमें ऐड करते हैं हम हमेशा की तरह ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? सर ओपनिंग के जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो है हमारे पास 230 और 290, ये हैं 230 और 290। ओपनिंग के तो ये हैं, तो 230 और 290, ये आ गया 520। 520 है बेटा, और क्लोजिंग है 3 और 1 30, 430। तो 520 माइनस 90 अपने आप 430 के बराबर आ गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी गलती मत करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। 3 चीजें जोड़नी है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर। लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया हो गया, मस्त। चलो बेटे अगले पे चलें। अगला तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था कल, हो गया ना? ये हो गया सर, इसी में नया था काम। ये तुम्हें मैंने होमवर्क में दिया था कल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी अलग नहीं था, सब बिल्कुल सेम था, सब करा चुका हूँ। ये तुमने आसानी से कर लिया होगा, कुछ अलग था ही नहीं, सब बिल्कुल वही था। आखिरी सवाल बचा है मेरे पास, ये भी मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है। आ जाओ इसको भी करते हैं। चलो जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आओ सर। आजा यार, ये नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए नोट। नोट चाहिए सर, नोट नोट। चलो शुरू करें जी। हमारा नोट खुल गया है। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर मैं एनपीबीटी निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद तीसरी एक्टिविटी कौन सी होगी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया सर। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। एक चीज़ और लिख लेता हूँ, समय बचेगा, फिर बाद में भी करना ही पड़ता है। एनपीबीटी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। चलो सर। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बच्चों 2 लाख से 250, इशू ऑफ शेयर्स, $50,000 का इशू ऑफ शेयर्स। बढ़िया हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? सिंपल दिया हुआ है, कोई नोट नहीं कुछ नहीं। 52 और 50, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इसी का कर दो बस। 52 माइनस 50, ₹2,000। ठीक है सर। और क्या है? उसके बाद है हमारे पास बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में दिए हुए हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर कितने हैं बच्चों? 25 से 30, लोन बढ़ गया तो नए डिवेंचर इशू करे होंगे, 5,000 के इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स 5,000 रुपए, ठीक है। पैसा आ गया, इंटरेस्ट हमेशा की तरह बाद में देखेंगे इसका। डिवेंचर 25 से 30 बढ़ गए, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के नाम पे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? कैश क्रेडिट। बेटा कैश क्रेडिट भी एक लोन है, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे लोन था ना, वैसे ही कैश क्रेडिट भी एक लोन ही है। कैश क्रेडिट कितना है? 18 से 7, 11,000 रुपए आपने पे कर दिए। 18 से 7, 11,000 आपने पे कर दिए बच्चों, 11,000 आपने पे कर दिए। तो यहां पे लिख देते हैं रीपेमेंट ऑफ सीसी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट, एग्जाम में कैश क्रेडिट लिख के आना, ठीक है सर। ये भी हो गया सर। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट दोनों लोन मानने हैं? हाँ जी, ठीक है सर, बढ़िया। चलो शेयर कैपिटल डन, रिजर्व सरप्लस डन, लॉन्ग टर्म बोरिंग डन, शॉर्ट टर्म बोरिंग डन। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा हमारे पास वही ट्रेड पेबल्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। चलो सबसे पहले ट्रेड पेबल पे चलते हैं। ट्रेड पेबल एक नॉर्मल लाइबिलिटी है। नॉर्मल लाइबिलिटी 1,5 से 1,2, 3,000 से कम हो गई तो हम भी 3,000 से कम कर देंगे। 3,000 से हम भी कम कर देंगे। हमने लेस कर दिया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है। हाँ सर। अनक्लेम्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट हम डिविडेंड पे शो करेंगे, जब डिविडेंड आएगा तब देखूंगा, अभी फिलहाल इसको छोड़ के चल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स पे बिल्कुल है, टैक्स मेड दिया हुआ है। 30,000 का टैक्स मेड, 30,000 का टैक्स मेड। चलो भाई प्रोविजन
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रोविजन मेड, ये भी हमको दिया हुआ है 30,000 रुपए का, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग क्लोजिंग याद नहीं रहा, 30,000 याद रहा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग हमको दिया हुआ है 15 और 24, 15 24, इधर आ जाएगा टू बैंक, ठीक है, इधर आ जाएगा टू बैंक। चलो सर, और तो कुछ नहीं है, 30,000 ही था ना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 30,000, हाँ जी सर, ओके। चलो भाई, टैक्स पेड निकल के आ जाएगा यहाँ से, 30 और 15 45, 45, 45 में से 24, 21, 21 बच्चों टैक्स पेड आ गया, उसको यहाँ से लेस करो। टैक्स पेड कितना आया था 21, और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ये आया 30,000 रुपये, ठीक है सर, डन। लाइबिलिटीज तो खत्म हो गई, लाइबिलिटीज तो खत्म, हाँ जी, बस अनक्लेम डिविडेंड बचा है, इसको अभी लास्ट में देखेंगे। चलो एसेट्स आ गए हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में देखो बच्चों मशीन भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया हुआ है, तो दोनों का अकाउंट बना लें जल्दी जल्दी से। मशीन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दो अकाउंट बना दो जल्दी से, एक तो मशीन अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। मशीन अकाउंट, accumulated debt account, to balance brought down by balance carried down, by balance brought down to balance carried down। लो सर, मशीन और accumulated depreciation कितना कितना आएगा। मशीन आएगा बच्चों 240 250, 240 250, एंड एक्यूमुलेटेड डेप आएगा बच्चों 37 57। अब एडजस्टमेंट इस पे दो ही हो सकते हैं, वही है ना, एक तो मशीन ऑफ द बुक वैल्यू दिया हो सकता है या मशीन ऑफ द कॉस्ट दिया हो सकता है। अगर मशीन ऑफ द कॉस्ट दिया हुआ है तो उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप हमेशा माइनस होता है। मशीन ऑफ द बुक वैल्यू दिया हुआ है तो फिर वो ऑलरेडी डेप माइनस हो चुका है, दोबारा मत माइनस करना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं जहां तक मुझे याद है। देखो इसमें एडजस्टमेंट बस डिबेंचर्स पे है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं। तो सर अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आप देखो बैलेंस 37 और 57, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका बैलेंस में आ गया। कितना और लगा होगा कि 37 से 57 हो गया, सर 20,000 और लगा होगा, है ना। और इधर अगर हम देखें 240 से 250 हो गया, इसका मतलब हमने एक 10,000 की मशीन और खरीदी होगी, ये हमारा परचेज आ गया 10,000, राइट। बैलेंस कहीं जाते नहीं है, डेप्रिसिएशन ऊपर प्लस होगा 20, परचेज यहां जाएगा 10, परचेज आ जाएगा 10, ये है परचेज ऑफ मशीनरी, और जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है वो सबसे ऊपर ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, ठीक है। चलो सर ये डन हो गया जी। लो जी, करंट एसेट्स में बच्चों इन्वेंट्री बढ़ गया 90 से 110, बढ़ गया तो हम माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री,
20,000 रुपये माइनस कर दो। और क्या है सर? ट्रेड रिसीवेबल्स बच्चों 1,18 से 1,56, ये भी बढ़ गए हैं। 38,000 से ये भी बढ़ गए हैं, माइनस करो। 38,000 से ये भी माइनस करो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेटा वैसे का वैसा ही छोड़ दो, उसका कुछ करना नहीं है। अब देखो, क्या इंटरेस्ट देख लूँ सबसे पहले, फिर डिविडेंड देख लेंगे, है ना। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 8% डिवेंचर्स दिए हुए हैं बच्चों, 8% डिवेंचर्स दिए हुए हैं। 25 से 30, 25 से 30 और 8%, शुरू में 25, लास्ट तक आते आते 30। बोल रहा है कि जो एडिशनल डिवेंचर्स हैं 5,000 के, वो हमको पता ही है 5,000 के हैं, ना भी बोलता तब भी पता था। ये 1 अक्टूबर को इशू करेगा। ये 1 अक्टूबर का मतलब होता है साल के बीच में। 1 अक्टूबर को ये 25 तो चल ही रहा था, 5 और आ गया, 5 और आ गया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 25 पे तो पूरे साल का ब्याज है ही, कि भाई 25,000 पे तो पूरे साल का 8% देना ही है। 5,000 और आ गया जिस पे 8% हम देंगे सिर्फ 6 महीने का। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि 25,000 पे तो सर 8% है ही, 2,000 रुपये, और 5,000 पे 8% सिर्फ 6 महीने का है, 200 रुपये। तो 2,200 का इंटरेस्ट बैठता है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका और है कि भैया 25,000 का लोन तो शुरू के 6 महीने रहा, तो 25,000 पे 8% 6 महीने, फिर 30,000 हो गया। तो 30,000 पे 8% और 6 महीने, बात एक ही है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। 25,000 पे 8% और 6 महीने, ये आया 1,000, और 30,000 पे 8% और 6 महीने, ये आया 1,200। तो अल्टीमेटली 2,200 का ही इंटरेस्ट बैठता है। देखो उधर भी 2,200 आया था, इधर भी 2,200 आया, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। 2,200 रुपए का इंटरेस्ट पेड बोल रहा है अप टू डेट, यानी हमने इंटरेस्ट साथ साथ दिया है। तो इंटरेस्ट पेड 2,200, नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारे पास डिविडेंड, आ जाओ उसको देखते हैं। डिविडेंड कितना था हमारे पास सर? अब डिविडेंड में मैंने तुम्हें सिखाया था ना शुरू में कि करंट ईयर तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। 25 ही लेना है, 25 ही डिविडेंड पेड, 25 ही डिविडेंड प्रपोज्ड। ठीक है सर, तो हमने 25 डिविडेंड दिया शेयर होल्डर को, ओके। जबकि यहां लिखा हुआ है बेटा कि शेयर होल्डर ने 2,000 का डिविडेंड क्लेम ही नहीं करा है। क्लेम नहीं करा है इसका मतलब कि हमने देने की कोशिश करी लेकिन सामने वाले ने लिया ही नहीं, क्लेम ही नहीं करा कंपनी से। तो 25 माइनस 2 कितना गया जेब से? सर जेब से तो फिर 23 ही गया। फिर तो मैं यहां पे लिखूंगा डिविडेंड पेड 25 माइनस जो अनक्लेम्ड है 23। ठीक है, लेकिन प्रपोज्ड पूरा 25 ही करूंगा, प्रपोज्ड पूरा 25 ही करूंगा बेटा, सही है। ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें था नहीं, इंटरिम डिविडेंड इसमें था नहीं। इंटरिम डिविडेंड अगर बच्चों आ जाए ना कभी क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चंस में नहीं आया इंटरिम डिविडेंड, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं इंटरिम डिविडेंड अगर आ जाए तो सिंपली कुछ नहीं है। इंटरिम का मतलब होता है साल के बीच में, साल के बीच में आपने कभी डिविडेंड दिया तो वो भी यहीं से माइनस होता है, जैसे सिंपल डिविडेंड माइनस होता है ना, यहां माइनस और यहां पे प्लस, जैसे यहां पे प्रपोज डिविडेंड प्लस हो रहा है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट सेम है, दोनों ही डिविडेंड्स के, दोनों यहां से माइनस होते हैं, दोनों यहां पे प्लस होते हैं। ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इंटरिम का सर क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में आ गया तो कैसे करूंगा। सिंपल सेम दोनों, ठीक है। और प्रपोज में बस ये है कि अनक्लेम्ड या अनपेड दिया हुआ हो तो यहां से माइनस करो, बट प्रपोज पूरा करोगे, बस हो गया काम खत्म, निपट गया सवाल, और तो कुछ था ही नहीं, सब हो गया ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ली है, प्रपोज डिविडेंड हो गया है, ये सब हो गया है।
उसके बाद ये सब हो गया है, बस खत्म हो गया यार कैश फ्लो। सर खत्म, और क्या यार, कितना करोगे इसे। लो जी, 2000 और 25 27 37 47 57 57 का हमारा एनपीबीटी आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 57 प्लस 20 प्लस 2200, 57 प्लस 20 प्लस 2200, 79,200, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से ये तीनों माइनस करने हैं। क्या क्या माइनस करना है? माइनस का 3000, माइनस का 20,000, माइनस का 38,000, माइनस का 61,000। तो 61,000 माइनस का और 79,200 प्लस का 18,200 यहाँ आ गया कैश जनरेटेड। 18,200 में से 21,000 माइनस कर दो बेटा, 2,800 आ गया माइनस का। 2,800 माइनस का बाहर करो, यहाँ पे लिख देना कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 10,000, ये 10,000 ही आ रहा है, माइनस बाहर कर दो 10,000 माइनस का, यहाँ लिख देना कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, फाइनेंसिंग बताओ जरा क्या आ रहा है। फाइनेंसिंग में बहुत कुछ आया इस बार। 50,000 प्लस का, 5,000 प्लस का, माइनस 11,000, माइनस 2,200, माइनस 23,000, 18,800, ये प्लस का आया बेटा फाइनली। यहाँ पे लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी करो चलो सर। 18,800 माइनस 10,000 माइनस 2,800, 6,000 आ रहा है सर। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 6,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें जोड़ने हैं, जो कि थे 2,000 और क्लोजिंग देखो 8,000। 2,000 इसमें जोड़ दो प्लस 2,000, वैल्यू आ गई 8,000। ये था ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड करा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये आ गए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। खत्म, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, ना लायको खत्म। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो भाई, क्लियर हो गया क्या बच्चों? क्लियर हो गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बेटा या तो एक एक नंबर के सवाल आते हैं छोटे, या फिर बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का इस तरीके का। ठीक है, तो हमारे एंड से कैश फ्लो खत्म है, बट मैं एक काम करूंगा, मेरे पास कुछ सेपरेट वीडियोस हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने छोटे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होता है अगर खाली ऑपरेटिंग करना हो, खाली इन्वेस्टिंग करना हो तो कैसे होता है, खाली फाइनेंसिंग कैसे होता है अगर पहले करना हो। तो मैं एक काम करूंगा, मैं उनको क्लब करके एक वीडियो बना के आपको कल दे दूंगा फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो हम उसमें से वो कर लेंगे, और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे रिवीजन में, चैप्टर नंबर 1। क्योंकि मुझे रेशो से पहले ना आपको पहले बैलेंस शीट सिखानी पड़ेगी एक बार वापस से, अभी सिखाई थी लेकिन दोबारा से जीएनजी में भी तो सिखानी है। तो कल हम मेनली नया चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं। तो कल आपके पास अकाउंट्स की 2 वीडियोस आएंगी, एक तो कैश फ्लो की वो वीडियो जो मैं प्रीवियस वीडियो ही क्लब करके दे दूंगा, उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के छोटे सवाल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब तुम्हें पूरी बैलेंस शीट दी हुई हो और तुमको बोले खाली ये निकाल दो, तुम नहीं निकाल सकते क्या यार? तुमको आता है, तुमको बोले खाली ये निकाल दो, तुम ये भी निकाल दोगे। और एक क्वेश्चन में उसके अंदर वो डालूंगा जिसमें इसका कॉस्ट वाला मेथड दिया हुआ हो, कि जिसमें मशीनरी अपनी कॉस्ट पे दी हुई हो, मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला, राइट? तो वो एक बार ध्यान से देख लेना। बाकी कैश फ्लो समाप्त है। तुम कोई भी सवाल उठा लो, तुम जो भी किताब यूज करते हो, कोई भी सवाल उठा लो, आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैश फ्लो इज ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन। कल मिलते हैं, कल कैश फ्लो का एक एडिशनल वीडियो भी दूंगा, और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बैलेंस शीट P&L वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आज वाला वीडियो थोड़ा सा टिपिकल है, आई अंडरस्टैंड, ये पार्ट समझने में टाइम लगता है, बट इसको कर लो, 2-2 बार देखो। ओवरऑल
कैश फ्लो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।